हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो एक सोलेनॉइड होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर हम किसी बार मैग्नेट की बात करें और उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका मान क्या होगा ये भी हमने जाना। आज हम बात करेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग यानी स्थिर विद्युत अनुरूप। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस तरीके से हमने जो आपके पिछले चैप्टर्स थे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट को देखा था। अलग अलग केसेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फॉर्मूले देखे थे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि वह वैसे ही फॉर्मूले आपके जो है मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं, यानी सेम होते हैं, बस कुछ जो आपके टर्म्स है उसका डिफरेंस होता है, बाकी फॉर्मूला सेम। बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, किसी बार मैग्नेट के कारण, किसी क्षण चुंबक के कारण, ठीक है, किसी दूर के बिंदु पे। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं क्षण चुंबक के कारण किसी दूर की किसी बिंदु पे, तो वहां पर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनका हम यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा है कि जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके कारण अलग अलग बिंदुओं पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला आपका मैग्नेटिक फील्ड का होता है। बस कुछ टर्म्स आपको रिप्लेस करनी होती है, कुछ टर्म्स आपको रिप्लेस करनी होती है। जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट की जगह आपका जो है, सॉरी, इलेक्ट्रिक मोमेंट की जगह, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, ठीक है। 1/4πε की जगह आपका μ0/4π आ जाता है। तो इस तरीके से कुछ टर्म्स होती है जिनको रिप्लेस करके आप इजीली, आसानी से जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो है फॉर्मूला जो है लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। Magnetic field at large distance due to a bar magnet of magnetic moment m can be obtained from the equation of electric field due to an electric dipole of dipole moment p by making the तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड से जो बार मैग्नेट है उसके कारण दूर किसी जगह, किसी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इक्वेशन है उससे हम लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो इक्वेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने ये पढ़ा है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि जो आपका बार मैग्नेट होता है या कोई भी मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं। और हमेशा जो मैग्नेट होता है वो हमेशा क्या होता है, बायपोलर होता है, जिससे दो पोल होते हैं, वो कभी भी मोनोपोल नहीं होता। यानी आपको कभी भी नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं मिलता या किसी मैग्नेट पे सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल नहीं मिलता। आपको हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ मिलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम किसी मैग्नेट को तोड़ देते हैं, बाई चांस कोई मैग्नेट टूट गया है, तो जो उसके पीसेस हमें मिलेंगे वहां पर भी आपके पास दोनों पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर ये मान लीजिए मैग्नेट टूटता है, हमें दो मैग्नेट मिलते हैं, उन दो मैग्नेट में भी नॉर्थ और साउथ पोल हो। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा उसको आप किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, या किस कुछ इसकी टर्म से उसको आप किस फॉर्मूले में रिप्लेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो कि एक डायपोल के कारण। अब यहाँ पे हमने डायपोल को यूज किया, ये हम जानते हैं। जब हम डायपोल की बात करते हैं तो हम दोनों तरीके के जो चार्जेस होते हैं, आवेश होते हैं, उनकी बात करते हैं, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों की हम बात करते हैं। अब आप ये जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इनसे जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की ओर निकलती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसमें क्या होता है, फील्ड लाइंस
आपकी अंदर की ओर आती है। ठीक है, ये होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे आवेश होते हैं वो इंडिविजुअली आप उसे अकेले अकेले एग्जिस्ट करा, ये हमेशा आपके अकेले अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। जबकि हमने नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में क्या देखा कि जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है, उस केस में जो आपके पोल्स होते हैं वो कभी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी वो कभी भी मोनोपोल्स नहीं। लेकिन जो आवेश है, चाहे धनावेश है चाहे ऋणावेश है, यानी पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव चार्ज है, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकेला पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, अकेला अकेला नेगेटिव चार्ज भी। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जब फील्ड लाइंस निकलती है तो वो यहाँ से सिर्फ निकलती है और फिर आपकी इन्फिनिटी तक जाती है। नेगेटिव चार्जेस में फील्ड लाइंस कहीं से आती है और उसमें आ जाती है, यानी इस पे मर्ज हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का क्लोज लूप देखने को नहीं मिलता। क्लोज लूप कब देखने को मिलता है, जब दोनों के दोनों ऑपोजिट पोल्स को पास रखा जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या होगा, आपकी लाइंस बाहर निकलेंगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ से निकलती हुई लगती है और फिर आपकी नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हुई लगती है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम, तो क्या होता है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और जब हम नेगेटिव चार्ज को पास पास रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से तो जो फील्ड्स है, जो क्षेत्र रेखाएं हैं, फील्ड लाइंस हैं, वो बाहर निकलती है। वही नेगेटिव चार्ज में वो आती हुई या मर्ज होती हुई दिखती है या मर्ज होती। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों चार्ज आपस में आसपास होते हैं तो ये क्लोज लूप बनाते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट लूप या क्लोज लूप बनाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हम हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे हम डायपोल की बात करते हैं। डायपोल के कारण, या जो डायपोल होता है इसके कारण अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग पॉइंट्स पर जो आपके फॉर्मूले आएंगे, चाहे एक्सियल पॉइंट, ठीक है, चाहे आपका इक्वेटोरियल पॉइंट हो, हर जगह जो फॉर्मूला आएगा किसके कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायपोल के कारण, वो अप्रोक्सीमेट वैसा ही होता है जैसा आपका मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के जो फॉर्मूले याद रखने हैं तो आप इसकी मदद से याद कर सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ कुछ ही चीजें रिप्लेस करनी हो। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। एम क्या है, आपके चुंबकीय आघूर्ण वाले, यानी जो आपके जो मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसके क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इससे बहुत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर ज्ञान के लिए हमें द्विध्रुव आघूर्णों वाले विद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के समीकरण में केवल निम्नलिखित प्रतिस्थापना करनी होगी। यानी आपको क्या करना है, अगर आपको फॉर्मूले याद करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके विद्युत ध्रुव है उसके जो फॉर्मूले हैं उसमें कुछ रिप्लेसमेंट करके ही आप जो है इसके फॉर्मूले याद कर सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम ई की बात करें, ई को अगर आप बी से रिप्लेस कर दें, ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, पी यानी आपका जो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसको आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, एम से रिप्लेस कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास जो है सारे के सारे फॉर्मूले लगभग वैसे ही। ठीक है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये होता है। तो जैसे कि हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, कोई क्षण चुंबक, उसकी जो इक्वेटोरियल फील्ड है, इक्वेटोरियल फील्ड पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई R3, ये होता है। और अगर हम उसका जो है एक्सियल में देखें, यानी एक्सियल फील्ड में देखें या एक्सियल पॉइंट, यानी बेसिकली क्या बोला जा रहा है, ये आपके पास बार मैग्नेट है, तो आपका इक्वेटोरियल में यानी इस बिंदु पर, और एक्सियल में यानी इसकी जो एक्सिस है उस पे अगर हम डालते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ये दो फॉर्मूले हैं। अब अगर हम
ऐसे ही आपके जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके फॉर्मूले देखें तो उसके फॉर्मूले क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। इक्वल्स टू 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। किसके लिए होता है ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन, यानी ये इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल फील्ड के लिए, यानी विषुवतीय चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे ई लिख देते हैं। और इसी तरीके से आपका जो एक्सियल में होता है, इसी तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पॉइंट पे वो होता है आपका 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपके पास दो इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, मान लीजिए प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो इसके कारण आपका एक्सियल पॉइंट यानी इस बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु है ई, ठीक है, या ए मान लेते हैं, ई मान, और ये आपका हो गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब एक्सियल में कहाँ पे होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पे एक पॉइंट है मान लीजिए ए, ये आपका एक्सियल पॉइंट है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पर ये फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आपको देख सकते हैं कि दोनों लगभग आपके सेम है। बीई की जगह आपका ई आ गया है, बी की जगह ई, दोनों साइड आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एम की जगह आपका क्या आ गया है, पी। म्यू अपॉन 4 पाई की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। तो जो आपके ये दोनों फॉर्मूले हैं वो एनालॉगस होते हैं या एक जैसे होते हैं। ठीक है, बस आपको कुछ टर्म्स चेंज करना। In particular, we can write down the equatorial field B of a bar magnet at a distance r from r is greater than L, where L is of the size of magnet. यानी अगर हम बात करें फॉर्मूले की, बार मैग्नेट में इक्वेटोरियल पॉइंट पर यानी विषुवतीय चुंबकीय क्षेत्र अगर हमें निकालना है तो उसमें अगर हम r को L से बहुत बड़ा लें तो क्या होगा, B equals to minus mu naught m upon 4 pi r cube आ जाएगा। Likewise, the axial field BA of a bar magnet for r is greater than L is इस प्रकार r दूरी, r जो कि बड़ा है L से, पर एक क्षण चुंबक की अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र BA बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m r क्यूब होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से ये आपस में जैसे होते हैं, सदृश होते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं कि आपका जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है यहाँ पे किसके समकक्ष लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन आपका 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 पाई दोनों में सेम है, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा आपका, या चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 1/एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वही है 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे म्यू। नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये आपका डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए स्मॉल p, मैग्नेटिज्म के लिए स्मॉल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट है विषुवतीय क्षेत्र। ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र यानी कि आपका इक्वेटोरियल फील्ड। स्थिर विद्युत में यानी कि अगर हम बात करें स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में का फॉर्मूला है -p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। वही अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में देखें तो -म्यू नॉट m/4 पाई r। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमने बात की थी कि जो आपका p होगा वो मैग्नेटिज्म में m हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p था, मैग्नेटिज्म में क्या हो गया, m हो गया। जो आपका एप्सिलॉन नॉट था 1/एप्सिलॉन नॉट वो क्या हो गया, म्यू नॉट हो गया। या हम कहें कि आपका जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है किसकी जगह आया
1/4πε0 के। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अक्षीय क्षेत्र। ठीक है, अक्षीय क्षेत्र यानी एक्सियल फील्ड। अब एक्सियल फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका फॉर्मूला है 2p4πε0r। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में आपका जो है 1/4πε0 है, ये इसकी जगह आएगा μ0/4π। 2p है तो p की जगह आपका आ जाएगा 2m और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में r3 है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से p की जगह आपका m आ जाता है, 1/4πε0 की जगह आपका μ0/4π आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाह्य क्षेत्र बल आघूर्ण यानी एक्सटर्नल फील्ड फोर्स मूवमेंट। ठीक है, यानी हम बेसिकली बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे टॉर्क की बात कर रहे हैं, यानी टॉर्क की बात। जो आपका टॉर्क है उसका फॉर्मूला है P क्रॉस E। ठीक है, या PE साइन थीटा, और चुंबकीय क्षेत्र में क्या है MB साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं P की जगह M आ गया है, ठीक है, और E की जगह आपका B आ गया। नेक्स्ट है बाह्य क्षेत्र स्थितिज ऊर्जा, यानी आपकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये था आपका टॉर्क, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फॉर्मूला है वो -P.E है, और चुंबकीय यानी मैग्नेटिज्म में आपका -M.B है। आप देख सकते हैं P की जगह आपका M आ गया है, E की जगह आपका B आ गया। तो इस तरीके से आपके जो है फॉर्मूले एनालॉगस हैं, यानी सदृश हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म में चुंबकत्व में गॉस का। अगर हम बात करें गॉस के नियम की, तो गॉस का नियम आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर भी हमने क्लोज जो है सरफेस की बात की थी, और ये कहा था कि जब किसी क्लोज सरफेस से मैग्नेट इलेक्ट्रिक, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो किसी क्लोज सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है तो हमारा जो फाई है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो वो उसका फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे हमने किसकी बात की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी विद्युत क्षेत्र की। और इस विद्युत क्षेत्र से जो ये आपका विद्युत क्षेत्र है उसकी बात की थी, और ये जो विद्युत क्षेत्र किसी सरफेस से। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं गॉस के नियम की मैग्नेटिज्म में, तो यहाँ पर भी हम किसकी बात करें? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, यानी फाई की ही बात करें। लेकिन यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रल B डॉट ds इक्वल्स टू 0। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका किसका फॉर्मूला है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के केस। अब यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? कोई चार्ज है, आवेश है, जिससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल। और आप क्या जानते हैं कि जो आवेश होते हैं वो आपके अकेले एग्जिस्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के कारण होता है, चुंबक के कारण होता है। चुंबक में आपके दो पोल होते हैं। चुंबक कैसा होता है? डायपोल होता है। और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है? क्लोज होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से, जो आपका फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है, वो बराबर आपके 0 के होता है। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे Q क्या है? आपका चार्ज, यानी आवेश। ठीक है, तो हम देख लेते हैं गॉस का नियम क्या कहता है। चुंबकत्व में गॉस का नियम क्या है? हम जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं तथा
इन दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी एक ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है तथा धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकत्व का सबसे छोटा रूप माना जाता है। यही कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत तथा बंद ब्रेक के रूप में हो। तो क्या कहा है कि यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो आपकी मैग्नेट किस फॉर्म में होता है, डायपोल की फॉर्म में होता है, दो उसके पोल होते हैं, उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, या मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ से जो फील्ड निकलती है, यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलती है, बेसिकली मान लीजिए चुंबक है तो कैसे निकलती है, क्लोज लूप में, इस तरीके से। क्लोज लूप की फॉर्म में होती है, कुछ इस तरीके से होती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है, और कैसी होती है, क्लोज होती है, बंद होती है सब। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस से पास होती है तो जिसका नेट जो फ्लक्स आ जाता है वो आपका क्या होता है, जो है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल्स टू 0। यानी जब हम बात करते हैं गॉस के लॉ की तो ये कहा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया से पास कर रही है उसका जो क्लोज इंटीग्रल होता है वो 0 होता है, ठीक है, शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, आपकी क्लोज। ठीक है, वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज नहीं होती, एक बंद लूप के फॉर्म में नहीं होती, ओपन। पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से में आएगी, लेकिन कहाँ से आ रही है पता नहीं, इंफिनिटी से पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, पर कहाँ तक जा रही है ये हमसे पता नहीं है, लूप के फॉर्म में नहीं, ठीक है, क्लोज लूप की फॉर्म में नहीं। Gauss law in magnetism, it states that surface integral of magnetic field over a closed loop, a closed surface S is equals to 0। यानी जो गॉस का नियम है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में वो ये कहता है कि अगर जो है, अगर हम किसी सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड, कोई क्लोज सरफेस है, कोई बंद सरफेस है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी बंद सरफेस पे अगर हम फील्ड जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीग्रल करें इस सरफेस में तो वो हमेशा 0 होता है, यानी क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी फील्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये आपका एरिया है, इस एरिया से पास हो रही है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका एरिया वेक्टर। आप जानते हैं एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है। इसके अलावा ये जो फील्ड है वो इस एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रही है, यानी बी और एरिया वेक्टर के बीच में, यानी बी और एस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा का एंगल। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं बी डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या बी एस कॉस थीटा भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब थीटा क्या है, बी और एस के बीच का एंगल। अब हमें गॉस लॉ से क्या पता चलता है, गॉस लॉ से हमें ये पता चलता है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, उसका कोई भी सोर्स या सिंक नहीं, वो एक क्लोज सरफेस की फॉर्म, यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, वो हमें इसमें ये पता चलता है कि उसका ना कोई सोर्स है ना कोई सिंक, यानी कहाँ से निकल रही है, ये कहाँ जा रही है, ये बिल्कुल भी नहीं, यानी कोई पॉइंट नहीं है जहाँ से वो निकल रही हो, जहाँ पे वो जा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये हमेशा क्लोज सरफेस में है। Gauss's law indicates that there is no source or sink of magnetic field inside a closed surface। यानी गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो है, किसी भी क्लोज सरफेस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका ना सोर्स होता है और ना सिंक। ठीक है, आप इसे नोट। अब हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर एरिया ले लेते हैं डेल एस, ठीक है, डेल एस ले सकते हैं, यहाँ पे हम डेल एस ले रहे हैं। अब ये जो आपका स्मॉल वेक्टर है एरिया डेल एस, ठीक है, वो किसका है, एक क्लोज सरफेस, उसका हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक छोटा सा वेक्टर एलिमेंट ले लिया जो कि क्या है आपका डेल एस। अब हम बात कर रहे हैं
कि इस डेल से मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास होगा वो कितना है। तो ये बराबर होगा आपका डेल फाई बी इक्वल्स टू बी डॉट डेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है डेल फाई बी, ठीक है, क्या है, फ्लक्स जो कि किसी छोटे से एरिया डेल एस एरिया से पास हो रहा है। बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, डेल एस क्या है आपका एरिया, एक छोटा सा पोर्शन, ठीक है, वेयर बी इज द फील्ड एट एस। अब हम क्या करते हैं, वी डिवाइड S into so many small area element and calculate the individual flux through each then the net flux। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक सरफेस लिया, एक सरफेस है मान लीजिए, यहाँ पे हमने एक छोटा सा पार्ट लिया जो कि डेल एस था। डेल एस के लिए हमारा फ्लक्स कितना आया, डेल फाई बी इक्वल्स टू बी डॉट डेल एस। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग होंगे डेल एस, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे एरिया के एलिमेंट हो, ठीक है। अब अगर हम इसको पूरे को एक साथ करें, पूरे का समेशन कर ले, यानी इसको अगर हम फाई बी बना दें तो फाई बी बराबर हो जाएगा आपका समेशन ऑफ डेल फाई बी, या हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ, ठीक है, और लिख लीजिए बी डॉट डेल एस, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 0 हो, ठीक है। तो किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज लूप से अगर मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी क्लोज सरफेस से, बेसिकली किसी भी क्लोज सरफेस से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड और उस जो सरफेस जो है इसका हम एरिया ले रहे हैं बेसिकली, उसका जो होता है डॉट प्रोडक्ट वो क्या होता है, 0 होता है। यानी डेल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल डेल फाई बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल बी डॉट डेल एस इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये अब यहाँ पे ऑल क्या है, ऑल स्टैंड फॉर ऑल एरिया एलिमेंट डेल एस, यानी ऑल क्या है, यहाँ पे हम सारे के सारे एरिया एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है। कंपेयर दिस विद गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इन दिस केस। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपका फ्लक्स होगा यानी फाई जो होगा, फाई ई ले लेते हैं, ये बराबर होता है समेशन ई डॉट डेल, ठीक है। तो ये बराबर होता है आपके क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज, क्यू क्या है आपका चार्ज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, दोनों में हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बी है, बी क्या है आपका आपका हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डेल एस आपका सरफेस है। लेकिन क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में ये 0 है, क्यों है 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्लोज लूप की फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप की फॉर्म में, वहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। तो इसका है क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से है, आप इसे नोट। किसी बंद सतह S का एक छोटा सदिश क्षेत्रफल अवयव डेल एस लीजिए, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, डेल एस से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई बी इक्वल्स टू बी डॉट डी एस है, जहां बी डॉट डी एस पर चुंबकीय क्षेत्र है, बी डी एस पर चुंबकीय क्षेत्र है। हम इसको कई छोटे छोटे अवयवों में बांट लेते हैं और उनमें से प्रत्येक से गुजरने वाले फ्लक्सों के मान अलग अलग निकालते हैं, तब कुल फ्लक्स फाई बी का मान है फाई बी इक्वल्स टू समेशन सभी डेल फाई बी या समेशन ऑफ बी डॉट डेल एस इक्वल्स टू 0। यहाँ सभी का अर्थ है सभी क्षेत्रफल अवयव डेल एस। इसकी तुलना वैद्युत स्थितिकी के गॉस के नियम से कीजिए, जहाँ एक बंद सतह से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स समेशन ई डॉट डेल एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जहाँ क्यू बंद सतह तथा परिबद्ध आवेश, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आप देख सकते हैं कितनी सिमिलैरिटी है दोनों पे। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि हमने बात करी कि जब हम बात करते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की, यानी गॉस का नियम इसमें चुंबकत्व, तो वहां पे क्या होता है, वो जो है उसका एक रिलेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है
डिफरेंस ये है कि जो चुंबक होता है वहां पे आपने पढ़ा है कि वो मोनोपोल नहीं होता, वो हमेशा डायपोल होता है, यानी उसके दो पोल्स होते हैं, दो ध्रुव। लेकिन अगर हम बात करें चार्जेस की, तो चार्जेस आपके इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपका पॉजिटिव चार्ज होता है अलग, नेगेटिव अलग चार्ज होता है, आप उसको एक साथ लाते हैं तो क्या बन जाता है, डायपोल बन जाता है। अलग अलग भी वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, तो मैग्नेटिज्म में एक छोर से या एक पोल से क्या होता है, थ्री लाइंस निकलती है दूसरे पे जा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, क्योंकि ये लूप के फॉर्म में होती है। ये कैसी होती है, लूप की फॉर्म में होती है, आपने पढ़ा है, ठीक है। बंद लूप की फॉर्म में इस तरीके से होती है, ये अंदर भी होती है इस तरीके से होती है आपकी लाइंस। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी इसका सोर्स या सिंक नहीं पता चल रहा, ये गोल गोल है लूप की फॉर्म में। लेकिन जब हम बात करते हैं जो है आपके आवेशों की, तो यहाँ पे कहीं से आवेश आ रहे होते, कोई सोर्स होता है, वहां से आपके आवेश आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आवेश जो है प्लस चार्ज से निकल रहे हैं, और सिंक कहाँ पे हो रहे, कहाँ पे आ रहे हैं, नेगेटिव में। तो यहाँ पे हमें सोर्स सिंक का पता चला। लेकिन यहाँ पर जो है आपके जो मैग्नेट्स होते हैं उसमें हमेशा क्लोज लूप में होता है। चाहे आप इसकी बात करें, चाहे आप एक सिंगल करंट कैरिंग वायर की बात करें, तो यहाँ पे भी आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इस तरीके से लूप की फॉर्म में होती है। वहीं अगर हम बात करें जो आपके चार्जेस हैं, उसमें आपका सिंक और सोर्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लूप की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो है डिफरेंस है इनके बीच में, कि आपके जो आपके क्या होते हैं, जो आपके आवेश होते हैं उसमें क्या है, सोर्स और सिंक है। लेकिन जो आपके चुंबक होते हैं उनमें लूप की फॉर्म में होता है, तो कोई सोर्स या सिंक नहीं है। और यही कारण है कि जो आपका गॉस लॉ है मैग्नेटिज्म का, उसमें क्या होता है कि अगर किसी क्षेत्र से कोई क्लोज सरफेस है, वहां से अगर बंद सतह से जो है क्षेत्र रेखाओं को गुजारा जाता है, जो है चुंबक की क्षेत्र रेखाएं जो है कितनी लाइन से उन्हें गुजारा जाता है, तो वो आपकी जीरो के बराबर आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना सोर्स है ना सिंक, ये क्लोज लूप के फॉर्म में। The difference between the Gauss law of magnetism and that for electrostatic is a reflection of the fact that the isolated magnetic pole, or also called monopoles, are not known to us. यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, गॉस का जो नियम है मैग्नेटिज्म में और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपके मैग्नेटिक पोल होते हैं वो कभी भी मोनोपोल नहीं होते। देयर आर नो सोर्स और सिंक ऑफ बी, यानी बी का ना तो कोई सोर्स होता है ना सिंक होता है। द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट इज अ डायपोल और अ करंट लूप। अगर एक सिंपल से मैग्नेटिक एलिमेंट की बात करें तो वो क्या होता है, आपका डायपोल होता है या करंट लूप। और मैग्नेटिक फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डायपोल और करंट लूप। तो हमेशा जब भी हम मैग्नेटिक फिनोमेना की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए, करंट लूप चाहिए, क्यों, वो करता है आपके क्लोज लूप की तरह व्यवहार, यानी उससे जो फील्ड लाइन निकलती है वो क्लोज लूप की फॉर्म। इसीलिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में हमने क्या देखा कि जैसे आपका मैग्नेट है, चुंबक है, चुंबक का जो फॉर्मूला है, ठीक है, एक्सियल पॉइंट में हो, आपका चुंबक से निकालना है या चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, आप डायपोल के कारण, यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है उससे, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसमें आपके पास दो चार्जेस होते हैं और ये आपके लूप्स बना क्लोज लूप। चुंबक तो एक स्थिर वैद्युतिकी के गॉस नियमों के बीच का अंतर इसी तथ्य से की अभिव्यक्ति है कि पृथक चुंबकीय ध्रुव, जिन्हें एक ध्रुव भी कहते हैं, का अस्तित्व नहीं होता। बी का कोई उद्गम या अभिगम नहीं होता है। सरलतम चुंबकीय अवयव एक द्विध्रुव या धारा लूप है। सभी चुंबकीय परिघटना एक धारा लूप एवं या द्विध्रुव व्यवस्था के रूप में समझी जा सकती। Thus, Gauss law of magnetism is the net flux through any closed surface is zero.
इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सरफेस से, किसी भी बंद सतह से जो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो 0। चुंबक के लिए गॉस का नियम है, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 होता। तो यहाँ पे आपका जो गॉस का मैग्नेटिज्म का लॉ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें यही डिफरेंस है कि गॉस में आपके मैग्नेट की बात करी जहाँ पे 2 पोल, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सिंगल चार्जेस की बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका डिफरेंस आ गया। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस तरीके से जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके जो अलग अलग फॉर्मूले हैं, फील्ड के जो फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से सिमिलर है आपके मैग्नेटिक डायपोल के कारण जो आपके फॉर्मूले, वहां पे आप क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपके फॉर्मूले सेम हो जाए। ठीक है, यानी एक फॉर्मूला लिया, आपको एक याद है, उसमें आप क्या चेंज करके दूसरा आप मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हमने। इसके साथ साथ गॉस लॉ देखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आपके जो अलग अलग प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।